हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 47 टेस्ट जनरल स्टडीज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आप अपना ईमेल चेक करें। अगर आपके ईमेल में इनबॉक्स में नहीं है तो आप ऑल मेल सेक्शन में जाके स्पैम फोल्डर वगैरह में देखें, आपको कंप्लीट सेंड किया जा चुका है। और जिन्होंने जो व्हाट्सअप टेलीग्राम के थ्रू ले रहे हैं वो भी अपना मैसेज छोड़ दें, ज़्यादातर को सेंड कर दिया है। और अगर फिर भी कोई रह गया है तो वो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैसेज छोड़ दें, आपको विद इन आवर और 2 आवर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही फ्री होते हैं आपको सेंड कर देंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है, डेली के काफ़ी मैसेज फ़ोन कॉल्स आते हैं, एग्ज़ाम कब होगा। देखिए मैं आपको बार बार पिछले 1 महीने से बता रहा हूँ कि लोगों के बहकावे में ना आइए, अपना टाइम ख़राब मत कीजिए। सिंपल सा कॉमन सेंस है, एडवर्टाइजमेंट निकाला है तो एग्ज़ाम तो होगा। अब सवाल ये कब होगा। आप ये देखिए, एग्ज़ाम है जो या तो जनवरी के लास्ट में होना था या फिर फरवरी में होना था एग्ज़ाम। मोस्ट प्रोबेबली यही था जो एक प्रोसीजर चला आ रहा है आयोग का। लेकिन अभी क्या है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू कुछ जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट 50 था, अभी हम 51 की तैयारी कर रहे हैं। और जो लास्ट टाइम लगा था एडवर्टाइजमेंट 50, उसके कुछ सब्जेक्ट्स का वापस रिवाइज रिजल्ट निकाला है, वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू निकला है। तो उनको वापस ही जो उनको ज्वाइनिंग इंटरव्यू वगैरह का जो प्रोसेस है उसमें आयोग 10-11 जनवरी तक बिजी रहा है। अब आयोग फ्री हो गया है तो होपफुली आपको नेक्स्ट 10 डेज में एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। और ये हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हो, फेब के लास्ट में, या मार्च के फर्स्ट वीक, या मार्च में हो, या फरवरी में हो। लेकिन अब आपको नेक्स्ट 1 वीक में या 10 डेज में आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन है जो शुरुआत की थी, जहां से हमने अगस्त सितंबर, जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी बहुत सारे लोगों की, और अभी आप है जो उस लेवल पे नहीं है, तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा लग रहा है कि वैसा नहीं है जैसा शुरू में था, तो आप है जो फिर से शुरू कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके पास मॉक टेस्ट के लिंक है, आप पहले टेस्ट से वापस दीजिए। सारे लिंक अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है तो मैं वापस सेंड कर देता हूँ। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखा है वो आपको जितने भी यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है मटेरियल, आप उनके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में, या फिर ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जनरल स्टडीज और आपके सब्जेक्ट दोनों में अवेलेबल है। सब्जेक्ट का थोड़ा स्लो चल रहा था प्रोसेस, कुछ सब्जेक्ट्स में शुरू में 1-2 टीचर का थोड़ा फॉल्ट रहा है, उसकी वजह से बाद में उनको चेंज किया है। तो सब्जेक्ट में भी मॉक टेस्ट और पीडीएफ सेंड किया गया है। लेकिन अब कुछ सब्जेक्ट्स में जो पीछे रह गए थे उनको भी अब वापस से प्रोसेस में लाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको पूरा कंप्लीट टेस्ट और रिवीजन टेस्ट सब कंप्लीट अच्छे से करवाया जाएगा। अभी हम करंट अफेयर्स के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर्स के 8 पार्ट हो चुके हैं। आज हम ये पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें लास्ट 1.5 मंथ का, या जो लास्ट 8वां पार्ट करवाया था उससे आगे का जो करंट अफेयर्स है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स वो ही करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है ये 17वां हुआ है, 17th प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है ये। इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने किया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है, एक तो ये कि अभी जो ये 2023 में हुआ है ये कौन सा है, 17वां है। और ये हर साल 9 जनवरी को एनुअल मनाया जाता है। ये 9 जनवरी को हर साल ये आयोजित होता है सम्मेलन। और इसमें जो प्रवासी भारतीय एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, अपनी बातचीत ये साझा करते हैं। अभी ये भारतीय दिवस का जो सम्मेलन हुआ है ये 8 से और 10 जनवरी के बीच हुआ है। दूसरा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे हुआ है। ये हुआ है इस बार मध्य प्रदेश में, कौन सी जगह, इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। दूसरा, इसकी थीम क्या है, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी थीम क्या है,
इसकी थीम रही है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। देखिए आपको अब आगे जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो अब अमृतकाल 75th जो वर्ष में चल रहे हैं उसी से जोड़ के किए जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये इसकी थीम है। यही आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे इसलिए ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की तैनाती हुई है। देखिए ऐसा पहली बार है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि कहाँ पे की गई है। भारत ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत महिला शांति सैनिकों को तैनात करने की जो डिसीजन लिया है वो कहाँ पे किए जाएंगे, वो है सूडान एंड साउथ सूडान, सूडान और दक्षिण सूडान में। ये यूनाइटेड नेशन का मिशन है, एक इंतरिम सिक्योरिटी फोर्स इन अबेई, और इसी को बोला जाता है, इस मिशन का नाम क्या है, यूनिस्फा। यह आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूनिस्फा क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंतरिम सिक्योरिटी फोर्स इन अबेई। और इसीलिए किया जा रहा है ये महिला शांति सैनिकों को तैनात, ताकि यहाँ पे क्या है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है इस एरिया में, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, उनको समझा जा सके, उनमें एक सेफ्टी की जो कॉन्फिडेंस है वो पैदा किया जा सके। एक और अगर इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम, तो बैकग्राउंड में ये है कि संयुक्त राष्ट्र में पहली पुलिस सलाहकार कौन थी जो संयुक्त राष्ट्र में थी, वो थी डॉक्टर किरण बेदी। ये पहली पुलिस सलाहकार रही है यूनाइटेड नेशंस के इन प्रोग्राम्स में। और इनके साथ एक और थी डॉक्टर किरण बेदी के साथ मेजर सुमन गवानी और देवी शक्ति। मेजर सुमन गवानी और इसमें एक नाम और है शक्ति देवी। ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। कांगो साउथ सूडान, इसमें भारत है जो जमीनी स्तर पे कम्युनिटीज और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये जो यूनेस्पा है, इसका अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, ये यूनेस्पा है, ये सूडान का एरिया है, जो अभी इसके लास्ट में ए आता है। इसका मतलब बताया जैसे मैंने आपको, यूनाइटेड नेशंस इंतरिम सिक्योरिटी फोर्स इन अबेई, ये अबेई एरिया है, अबेई क्षेत्र है जहां ये यहाँ गंभीर स्थिति है। 2011 में ये यूनाइटेड नेशंस ने ये इसकी स्थापना की थी यूनेस्पा की, ताकि सूडान और साउथ सूडान के बीच शांति प्रक्रिया है, वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट रहेगा आपका। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, अभी देखिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान क्या है। अभी G20 होने वाला है। इस G20 समिट से पहले 100 डेज का ये यूपी ग्लोबल सिटी अभियान क्या है, ये 100 डेज का एक अभियान है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और G20 ये समिट है, इससे पहले 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया 100 डेज का। तो आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना 100 डेज। और इस अभियान का जो पर्पज है, इसका मेन उद्देश्य है वो क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो अर्बन एरियाज हैं उनमें ग्लोबल जो इंडेक्स हैं उनको उनमें इम्प्रूव करना, जो वैश्विक मानक हैं उन तक लाना, या जो शहरी सुविधाएं हैं उनमें सुधार करना, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, चाहे वो क्लीननेस हो, स्वच्छता, या फिर इसका क्या बोलते हैं उसका सौंदर्यीकरण करना, या जो ये कचरा वगैरह से रिलेटेड निपटान, इन पे केंद्रित किया जाएगा ध्यान। और इस अभियान में जो सभी टोटल 762 नगरीय निकाय है उनमें लागू किया जाएगा।
अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लीडरशिप में ये शुरू किया है, और इसको है जो किससे जोड़ के देखा जा रहा है, जो नेक्स्ट 5 ईयर में $1 ट्रिलियन का जो टारगेट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उसको ध्यान में रख के ये किया जा रहा है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से और 12 फरवरी 2023 को आयोजित होगा। और ये कहाँ पे होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? ये होगा लखनऊ में। आपको ये ध्यान रखना है, ये लखनऊ में होगा। और यहाँ पे दुनिया भर के जो व्यापारिक प्रतिमंडल हैं, कॉरपोरेट हैं, या जो उद्योग जगत के लीडर्स हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक हैं, जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के आएंगे। और G20 शिखर सम्मेलन होगा, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना एक ब्रांड यूपी है, जिसको बोलते हैं ब्रांड उत्तर प्रदेश, ब्रांड यूपी, जिसमें आपने देखा होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये पेश करना, या फिर आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में भी कई इसके कार्यक्रम होंगे। 1 फरवरी से 31 मार्च तक डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने की भी ये मैराथन कार्यक्रम भी अभी शुरू करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और ये सभी इसी का पार्ट है, यूपी ग्लोबल सिटी का, जिसमें इसमें एक और चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसमें एक और चला रही है, स्वच्छ ढाबा अभियान। स्वच्छ ढाबा अभियान वो भी इसी का ही पार्ट है। जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, उनमें जो उचित कचरा है उसको निपटाने पे ध्यान केंद्रित है। और ये स्वच्छ ढाबा अभियान कब तक चलेगा? ये स्वच्छ ढाबा अभियान चलेगा मार्च 2023 तक। तो ये 3-4 चीजें, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोलते हैं, G20, स्वच्छ ढाबा, और ये सारे आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ग्लोबल समिट का। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। देखिए, ये जो पतंग महोत्सव है, एक तो ये हर साल होता है और ये ऑफिशियली होता है। ऐसा नहीं है कि पतंग तो सभी जगह उड़ाते हैं मकर संक्रांति के टाइम पे जहां भी है, लेकिन ये ऑफिशियल तौर पे 7 जनवरी को होता है। 7 जनवरी को अभी ऑफिशियल तौर पे किया गया है, और इसमें जितने भी G20 के ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया गया है। ये अभी अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब शुरू किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये जो काइट फेस्टिवल है, ये 1989 से हर साल मनाया जाता है यहाँ पे। इस बार का स्पेशल भी इसलिए क्योंकि पिछले दो साल से कोविड-19 की वजह से ये उत्सव आयोजित नहीं किया गया था। आपको इसमें अगर जो पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यही पूछा जा सकता है कि आपको 2-3 चीजों के नाम दे दिए जाएंगे, बाओ ब्लांग, लेयांग, या फिर इसमें रोक्कू। ये निम्न में से किन चीजों के नाम है? बाओ ब्लांग, लेयांग, रोक्कू, या फिर इसमें ड्रैगन। ये नाम देकर पूछा जाएगा, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। आपको ये नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे, और आप व्हाट्सएप पे भी ले लीजिएगा इनको। ये सभी जो नाम मैंने बताए हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के पतंग्स के नाम है, काइट्स के नेम है ये। जैसे मलेशिया की बाओ ब्लांग पतंग है, ये काफ़ी फेमस है। इंडोनेशिया की जो लेयांग है, या फिर जापानी रोक्कू, या फिर चाइनीज ड्रैगन। ये हर साल कभी आप जाओगे गुजरात, वहाँ अहमदाबाद में, तो आपको वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये वहाँ पे ये लोग जो पहचानते हैं कि आसमान में देख के कई लोग बता देते हैं वो कौन सी पतंग उड़ रही है। इन खासकर जो ये मैंने अभी नाम बताए हैं। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अभी क्या है, ये अवार्ड दिया है। UN हैबिटेट के अंडर में आता है ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। इससे जुड़ा हुआ एक मिशन है जिसका आपको नाम ध्यान रखना है, जागा मिशन। ये जगा मिशन है। जगा मिशन क्या है? एक
दुनिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी उन्नयन कार्यक्रम स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम क्या है? जगह मिशन। स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है। ये किसने शुरू किया है? जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने शुरू किया है। और राज्य में जितनी भी झुग्गियां झोपड़पट्टियां उनको अपग्रेड करने का है। अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पे, और इसीलिए उनको ये इस जगह मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है 2023 का। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला है? ओडिशा को मिला है। उड़ीसा ने कौन सा मिशन शुरू किया था झोपड़पट्टियां या झुग्गियों के स्लम अपग्रेडेशन के लिए? जगह मिशन। विश्व हिंदी दिवस, दो चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और एक है हिंदी दिवस, एक है ओनली हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और इसका पर्पज है दुनिया भर में लोगों में हिंदी भाषा के प्रति अवेयरनेस पैदा करना और हिंदी को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रस्तुत करना है। हिंदी वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट लैंग्वेज है उनमें से एक है, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भाषाएं। 10 जनवरी को ही क्यों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था, 1975 को हुआ था। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये नागपुर में आयोजित किया गया था। नागपुर में पहली बार ये 10 जनवरी को आयोजित किया था, जब से ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कब किया है? ऑफिशियली इसको 2006 में डिक्लेयर किया था कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? अगर आपने हिस्ट्री के वीडियोस देखे हैं या पढ़ाई की है तो आपको पता होगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, जो संविधान सभा थी, उसने हिंदी भाषा को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। इसलिए इसको हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी है जो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे है, चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। और आर्टिकल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके किस आर्टिकल में इसका अवेयरनेस करना, इसको एक्सटेंड या इसके प्रोत्साहन पे बल देने का है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, 343, 344 एंड आप 348 टू 351। ये सभी में है कि आप हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के बारे में है ये। तो ये पूछे जा सकते हैं किसी आपके एग्जाम में, आपको पता होने चाहिए। देखिए डिटेल में बताने का मतलब यही रहता है कि आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। विलेज डिफेंस कमेटी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आप में से कोई किसी स्टेट पीएससी या मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आने वाले किसी मेंस में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 5 मार्क्स का इस तरीके से पूछा जाएगा। विलेज डिफेंस कमेटी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे बनाई गई है। अभी विलेज डिफेंस कमेटी ये है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो ऊपरी डांगरी विलेज है, डांगरी विलेज, अब तो खैर इसको और भी जगह बढ़ाया जा रहा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसका पहली बार इस तरह की चीजें, उस टाइम पे नेम डिफरेंट था 1990 में, जब ये रेडिकल्स या जो भी ये जो भेजते हैं उधर से पाकिस्तान साइड से, ये काफ़ी था इंटरनल भी बाहर से भी। तो 90 के टाइम पे पहली बार जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये शुरू किया गया था। अब वापस से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वापस किया है, क्योंकि
अब जब से यहाँ वहाँ पे है जो ये आर्टिकल 370 हटाया है, उसके बाद से इधर की जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी मिल रही हैं, या काफ़ी कुछ चेंज हुआ होगा ऑब्वियसली। तो उसको देख के कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम है, जिनको इससे ये था कि नहीं हटना चाहिए था, दो तरह सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ कहते हैं हट गया सही है, कुछ कहते हैं नहीं हटना चाहिए। तो जो वो लोग हैं जो नहीं हटना चाहिए था, वो क्या कर रहे हैं कि अब वो सिंगल किसी फैमिली को टारगेट करना या किसी इंडिविजुअल को ऑफिस में टारगेट करना, किलिंग्स वगैरह, ये अब वापस कर रहे हैं वो कुछ एरियाज में। तो जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने ये विलेज डिफेंस कमेटीज अब वापस शुरू की। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी ये डांगरी विलेज में ही। उसके बाद में जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये जम्मू कश्मीर के, तो इन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में विलेज डिफेंस कमेटी है ये तैनात की है। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। वहाँ के जो SHO वगैरह है वो उनको राइफल वगैरह, बंदूक पिस्टल जो भी है वो चलाना सिखाते हैं। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी CRPF वगैरह, ये सब इसमें ट्रेन करती है इन लोगों को। जो वहाँ के लोकल यूथ हैं या जो इंटरेस्टेड है उनको वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ डिफेंस की, या फिर लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करे कि जो भी कोई सस्पिशियस है। और बाकायदा इन लोगों को अराउंड 4,500 रुपीज भी दिए जाते हैं पर मंथ। ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो शुरू में किया गया था, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई गांव में से, उसमें जो कमेटी है उसको जो लीड कर रहे होते हैं वो 10 से 15 जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर या जो वहाँ के इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी उस कमेटी में शामिल किया जाता है। और कम से कम इनको है जो पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। विलेज डिफेंस कमेटी, ये जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये डांगरी विलेज, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला क्या है ये पूछा जाएगा तो आपसे कि ये कब आयोजित किया गया। ये अभी 9 जैन को आयोजित किया गया है, 9 जनवरी को। और जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये अभी दिसंबर से और जनवरी का ही क्यों करवा रहे हैं, तो इससे पहले का है जो पार्ट 8 देख लीजिए, उससे पहले के 7, 6 सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको इनका PDF भी कंप्लीट सेंड कर दिया जाता है, यहाँ पे पूरा नहीं करवाया जाता है या, ठीक है। तो इसमें एक तो ये कब शुरू किया गया है, कब आयोजित किया है, प्रधानमंत्री शिशुता मेला, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, ये 9 जनवरी को आयोजित किया गया है। इसमें जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया गया है। और इसका जो मेन कौन देखता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वो इसको देखेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षुता मेला है वो किस मंत्रालय के अधीन है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। इसमें क्या है, युवाओं के लिए अवसर है, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसके जरिए जो यूथ है उसको अपने कैरियर को लेके और अवेयरनेस या वो किस तरीके से कैरियर चूज कर सकता है। और इसमें 10 लाख 10 लाख जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा, टारगेट यही है। और उनको फिर ऑन द जॉब प्रशिक्षण के अलावा उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा NCVET से, जो उनके आगे किसी एग्जाम में या फिर उनके जो जॉब वगैरह के टाइम पे उनको ये यूज रहेगा, इसका यूजफुल रहेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है। इसमें आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर आता है वो फैक्चुअल आता है, ज़्यादा डीप में नहीं आता। सिलेबस जरूर PCS लेवल का है लेकिन पेपर वैसा नहीं आता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक है, ये अभी किसने शुरू किया है, ये किया है DPIIT, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड
इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने ये शुरू किया है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये चलेगा 10 से और 16 जैन तक, 10 से और 16 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा इसको। और ये भी जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उसी का ही पार्ट है। ये 75th देश में अलग अलग 75 जगहों पे ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, स्टार्टअप में इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, आईटी फील्ड में है जो, और इसको बढ़ावा देने के लिए ही गवर्नमेंट ये टाइम टाइम पे करती रही है। स्टार्टअप इंडिया का जिनको नहीं पता है, स्टार्टअप इंडिया ये कब शुरू किया गया था? स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। इसमें स्टार्टअप इंडिया में देखिए क्या है, एक तो फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव होता है, दूसरा इसमें क्या है, जो उद्योग हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, और तीसरा इसमें एक सिंप्लीफिकेशन या हैंड होल्डिंग होता है। और इसमें जो विनर्स हैं उनको प्राइज वगैरह भी दिया जाता है। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन, देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है जिसका उद्घाटन अभी किया है। इसका उद्घाटन हुआ है ओडिशा में। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये बिरसा मुंडा हॉकी, आप ज़्यादातर लोग जो रेगुलर जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एक दौर था जब जो इंडियन हॉकी टीम है, इंडियन हॉकी टीम को कोई उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। इंडिया की हॉकी टीम, मैं नेशनल हॉकी टीम की, चाहे वो मेल हॉकी टीम या फीमेल हॉकी टीम, और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 2017-18 की, 2017-18 में जो इंडियन नेशनल मेल और फीमेल टीम है उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे, और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपने जो उनका जो फिनेंशियल लाइवलीहुड है या फिर उनका जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी उनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। उस टाइम पे उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने इस टीम की मदद की, इस टीम को स्पॉन्सर किया, और ये ही इसी का वजह था कि 2020 में जो 2020 का ओलंपिक हुआ है, टोक्यो में हुआ था ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का, उसमें आपने देखा होगा कि सेमीफाइनल में ब्रॉन्ज मेडल, सेमीफाइनल में पहुंचे और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। और ये 40 साल में ऐसा पहली बार था जब हॉकी टीम ने कोई पदक जीता था ओलंपिक में। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया है कि ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना रहे हैं उड़ीसा में, और ये राउरकेला में बनाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। आपको ये ध्यान रखना है, ओडिशा और ओडिशा नहीं हो तो आपको राउरकेला ध्यान में रखना है। ये लगभग 15 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, और जो आगे हॉकी का वर्ल्ड कप आ रहा है उसी को देख के ये यहाँ पे मेजबानी भी होगी। इसके अलावा उड़ीसा में एक और फेमस हॉकी का स्टेडियम है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो है वो है कलिंगा हॉकी स्टेडियम, और ये पूरा मॉडर्न होगा, इसमें सारी फैसिलिटी होगी जैसे जिस तरीके की क्रिकेट वगैरह में होती है वैसी फैसिलिटी होगी इसमें, मॉडर्न फैसिलिटीज। एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP, ये क्या है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? यह भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, और इसकी घोषणा की गई थी जिनको 2022-23 का यूनियन बजट जिन्होंने पढ़ा है तो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा। ये बजट में घोषणा की थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उनके बजट भाषण में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। इसमें और अभी जो स्टेट्स हैं तमाम उनके चीफ सेक्रेटरीज के साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सम्मेलन भी किया है और अभी इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे या जो पोषण वगैरह है उसमें 500 देश में टोटल 500 ब्लॉक हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उनको पहले उनको आगे लाया जाएगा किस फील्ड में? एजुकेशन, हेल्थ और पोषण में।
और इनकी फिर रैंक जारी की जाएगी। ये जो 500 ब्लॉक्स हैं इनकी रैंक जारी की जाएगी और फिर देखा जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं इंदौर स्वच्छता में हमेशा टॉप करता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ से जाके किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो कोई और ब्यूरोक्रेट किसी और स्टेट से, किसी और डिस्ट्रिक्ट का ब्यूरोक्रेट, जो भी डीएम वगैरह होते हैं, वो जाके देख सकते हैं कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हो। उसी पहल में 500 ब्लॉक आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो लोग इनमें एजुकेशन हेल्थ वगैरह में अच्छा करेगा तो उन लोगों को वहाँ से फिर एक सीख सकते हैं, आगे भी दूसरी जगह भी काम करने के लिए है। जो असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, अभी ये असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये 2022-23 के का असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अभी दिए हैं। दूसरा, 3 इंपॉर्टेंट पुरस्कार होते हैं इसमें, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। ये आपको ध्यान रखने हैं। वैभव, सौरभ और गौरव, ये 3 नाम है, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। ये 3 अवार्ड्स हैं। ये किन को मिले हैं? जो असम वैभव अवार्ड है ये असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये 2022-23 का दिया है डॉक्टर तपन शैकिया को। ये काफ़ी फेमस हैं, ये डिब्रूगढ़ के हैं। इन्होंने कई फाउंडेशन के ये इंचार्ज वगैरह रहे हैं, या जो ऑन्कोलॉजी है उसके रिसर्च डायरेक्टर के प्रमुख भी रहे हैं। प्रिंस अली हॉस्पिटल में भी ये डायरेक्टर रहे हैं। और इस अवार्ड में 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। दूसरा जो असम सौरभ है, ये डॉक्टर विनोय कुमार शाकिया और कृष्णा रॉय गिलबर्ट संगमा, इनको दिया है। इनके नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। असम गौरव जो दिया गया है इस साल, देवजीत बर्मन, मंजेला या डॉक्टर जोगेश देवरी, पंकज लाल, इनको दिया है। इसमें 3 लाख रुपीज़ का है ये अवार्ड, कैश अवार्ड। देखिए काफ़ी है, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये अभी मंजूरी मिली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका प्रोडक्शन है, उनका यूज है या उनका एक्सपोर्ट है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को इसका सेंटर बनाने के मकसद से ही ये शुरू किया है। इसमें कितना शुरुआती फंड है? 90,744 करोड़ रुपीज़ का इसमें इनिशियल फंड जारी किया गवर्नमेंट ने। और इसमें क्या है कि देखिए एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंस बनने के लिए ये डिकार्बनाइजेशन करने में मदद करेगा कई एरियाज को। इसके क्या लाभ हैं? एक तो जो स्वदेशी, जो यहाँ पे आत्मनिर्भर की बात है, वो उसको बढ़ावा होगा। इससे कुछ जॉब्स क्रिएट होंगी। और भी इसका है जो डिकार्बनाइजेशन, जैसा मैंने बताया इंडस्ट्रीज में, ऊर्जा जो एरिया है उनमें डिकार्बनाइजेशन आएगा, काफ़ी इसका बेनिफिट है। और इसका टारगेट लेके चला जा रहा है 2030, क्योंकि आपको पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक क्या टारगेट्स हमारा ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी में, उसी को देख के ये एक माइलस्टोन समझा जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट है। 6 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें है। जो फोसिल फ्यूल है उसके इंपोर्ट में कमी आएगी। और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका भी लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन है, उनके उत्सर्जन में कमी आएगी। एक पायलट प्रोजेक्ट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आगे इसमें और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे, आप इसको जरूर पढ़ता रहिएगा, अदरवाइज मैं करवा दूंगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राइज क्या है? इसका उद्देश्य क्या है?
देखिए राइज है, ये राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है। ये अभी रिसेंटली ये शुरू किया है, ये आयोजित हुआ है राइज 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2023 को ये आयोजित किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और ये कहाँ पे किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेशन किया है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है माउंट आबू में। माउंट आबू ये राजस्थान का सबसे फेमस जगह है, यहाँ पे टूरिज्म वगैरह काफ़ी रहता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और यहीं पे राजस्थान की जो अरावली है उसका हाईएस्ट जो पीक है गुरु शिखर, गुरु शिखर वो भी यहीं पे है। तो यहाँ पे राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ये अभियान शुरू किया है। जो ब्रह्म कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर है वहाँ पे इसका वर्चुअली इसको शुरू किया है। और इसका वर्चुअल उद्घाटन वर्चुअली इसको सिकंदराबाद और जो इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम है या उनके आर्ट गैलरीज है वहाँ पे भी इसको शुरू किया है और वहाँ पे फाउंडेशन भी रखा है। इसका पर्पज क्या है? राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, पर इसमें क्या है, नेशनल लेवल का है ये प्रोग्राम। इसमें जो स्वर्णिम भारत है जिसका जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने के लिए जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से एक सशक्त बनाना है। और इसमें जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं उनका मानना है कि जो आत्म परिवर्तन है वर्ल्ड लेवल की ओर ले जाता है और इसमें काफ़ी लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये राष्ट्रीय अभियान यूथ के बीच एक अवेयरनेस भी पैदा करने का है। इसमें कई कार्यक्रम है, इसके आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि राइज की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट टर्म देकर फुल पूछा जाता है उसका कि ये क्या है। दूसरा, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान में माउंट आबू में। और तीसरा, ये शुरू किसने किया है? तो ये राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है ब्रह्म कुमारीज के जो सेंटर है वहाँ पे। सियोम पुल अभी सियोम पुल का उद्घाटन किया है। ये किसने किया है? जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने किया है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी इसकी किसकी है? ये इसका काम ये बीआरओ कर रहा है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या इसमें जो भी काम होगा वो बीआरओ के अंडर में ही होगा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अलांग इकियोंग रोड है सियोम पुल, यहाँ पे सैनिकों की तैनाती को अब यहाँ ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो ऊपरी सियांग डिस्ट्रिक्ट है, तुतिंग हो गया, इंकियोंग एरिया जो हो गए, जो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है जो चाइनीज के साथ हमारा बॉर्डर है, वहाँ पे अब हैवी मात्रा में काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। ये उपकरण और ये वहाँ पे जो आर्मी के लिए जो पहले नहीं पॉसिबल हो रहा था, अब वहाँ डिप्लॉयमेंट शुरू किया है। और यही वजह है कि ये पुल का उद्घाटन किया था और अब ये काम चल रहा है। स्पेशली चाइनीज को देख के ही किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में है ये, और अरुणाचल प्रदेश के कई गांव हैं जो मेनलैंड से अभी भी काफ़ी वो उतने जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे कि हमेशा एक नाम आपने सुना होगा, हुरी विलेज। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। इनको भी अभी इस पुल के बनने से, जैसे पहले दुबरी ब्रिज था उससे घूम के जाकर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस बच गई थी, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया था, वैसे ये पुल बनाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा, सियोम पुल। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सियोम पुल कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये बीआरओ के अंडर में इस पुल को बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। देखिए, ये काफ़ी टाइम से इंडिया है जो इसको पीछे लगा हुआ था कि आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कीजिए। 2018 में इंडिया ने शुरुआत की थी न्यूट्री अनाज के रूप में।
अप्रैल 2018 में जो मोटा अनाज है उसको भारत में न्यूट्री अनाज के रूप में रीब्रांड किया गया था, और 2018 को ही इस जो ये अनाज है इसका प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, इसकी डिमांड बढ़े इस पर्पज से, क्योंकि हमारे पास बहुत है, ये जो मिलेट्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा नहीं है, तो इसकी ग्लोबल डिमांड बढ़े, इसका प्रचार हो, ये 2018 से शुरू किया गया था। और जो मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से ग्लोबल लेवल में बात की जाए तो 2020-21 में इसमें लगभग बढ़ोतरी हुई है, 2 to 3% कुछ डेटा है, और 2025 तक इसमें एक रिपोर्ट है जिसका मानना है कि 5% तक इसमें बढ़ोतरी होगी। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा इंडिया को ही होगा। और अभी आपने देखा होगा जो अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जितने भी लोग आए हैं बाहर से वो अपने साथ जरूर कुछ ना कुछ ये मिलेट्स या जो मोटा अनाज जिसे बोलते हैं ये कुछ ना कुछ लेके जाएं, अपने वहाँ बनाएं, लोगों को दिखाएं, खिलाएं, तो ये भी एक प्रचार का जरिया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया गया है मोटा अनाज। और ये किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं, उसने इसको डिक्लेयर किया है। अगर बहुत ज्यादा टफ इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो ये पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज के लिए किस तरह की भूमि या कैसा एनवायरनमेंट या किस तरह का क्लाइमेट चाहिए। तो इसमें जो शुष्क भूमि है वैसी चाहिए होती है इसके लिए, और जो आपने देखा होगा अफ्रीका या एशिया में इस तरह का ही लैंड है। उत्कर्ष 2.0 ये लॉन्च किया गया है। उत्कर्ष 2.0 ये किसने लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये लॉन्च किया है। उसने अपना जो नियामक है या जो उनका स्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मीडियम टर्म की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 2.0 लॉन्च किया है। अब ये देखिए जो उत्कर्ष है ये 2019 से 22 तक के लिए लॉन्च किया था। अब ये जो 2.0 है ये 2023 से और 2025 तक की जो ड्यूरेशन है उसको कवर करने के लिए 2.0 लॉन्च किया उत्कर्ष। इसमें 6 विजन स्टेटमेंट्स हैं, टोटल 6 विजन स्टेटमेंट हैं, वो आप जरूर पढ़िएगा। जैसा कि जो वैधानिक या अन्य काम है उनके प्रदर्शन में उत्कृष्टता है, या फिर आरबीआई में नागरिक कोई हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो भरोसा है, विश्वास है और मजबूत हो, या फिर राष्ट्रीय या ग्लोबल लेवल पे भी इसका जो महत्व है वो बेहतर हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेही हो, या फिर जो इनका डिजिटलाइजेशन है वो हो, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। इन चीज़ों को ध्यान में देख रख के ही आरबीआई ने लॉन्च किया। आरबीआई का हम सबको पता है 1935 का जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था उसी के तहत ये एक केंद्रीय बैंक है, और इसका शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसका परिचालन शुरू किया गया था। 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था, मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ। और भारत सरकार इसकी मालिक कब बन गई? 1949 में जब इसको नेशनलाइज किया गया जब, और ये 1949 का बैंकिंग जो विनियमन अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, जिनको हम एनबीएफसी है वो भी बोला जाता है, वो सब एनबीएफसी के लिए यही जिम्मेदार है। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर है। अभी स्पोर्ट्स भी हमारे सिलेबस में है, करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स।
एक टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही डेक्सा, ये किस खेल से संबंधित है? तो डेक्सा है ये क्रिकेट से संबंधित है। किस इंस्टीट्यूट से संबंधित है? बीसीसीआई से संबंधित है, जिसको हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। उसने ये घोषणा की है अभी कि डेक्सा कंपलसरी कर दिया। ये डेक्सा क्या है? डेक्सा है डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट। डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब जैसे योयो टेस्ट भी 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप होगा उसमें वापस आ जाएगा, योयो टेस्ट हटा दिया था अभी कोविड के टाइम पे, वैसे ही अब बीसीसीआई ने कर दिया है कि डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट ये कंपलसरी होगा। इसमें क्या होता है कि एक एक्सरे टेक्निक के माध्यम से जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उनका मेजर किया जाएगा। जैसे इसका नाम है बोन डेंसिटी टेस्ट, तो आपको यही ध्यान रखना है। बाकी तो सब मेडिकल टर्म्स हैं जो इतना पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जो चोटिल खिलाड़ी उनकी वापसी होती है तो ये पता नहीं चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग उसकी बोन्स हुई है, अभी मसल्स वगैरह जिनको बोलते हैं, तो उसके लिए डेक्सा टेस्ट किया गया है। इसमें 2 स्टेज पे एक्सरे, बीम, बोन्स वगैरह इनका किया जाएगा। ठीक है, जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको ये इसका कंप्लीट मिल जाएगा, क्योंकि अभी का इसको ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, और भी इसमें टॉपिक्स हैं, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया एग्जाम की डेट आपको नेक्स्ट 10 डेज के अराउंड मिल सकती है होपफुली। बाकी ये मान के चलिए फरवरी मार्च में एग्जाम होने के 100% चांसेज हैं। बाकी तो देखिए फाइनल आयोग ही बताएगा, पर अब वो जो काम था जिसमें आयोग बिजी था एडवर्टाइजमेंट 50 का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आयोग के पास सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जिसकी हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी की तैयारी के लिए इसी का पे ही फोकस है फिलहाल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।